ओके सो हाँ जी प्यारो, पिछली बातचीत हमारी कहाँ तक पहुँच गई थी आइए देखते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने जब बात ख़त्म की थी तो मैंने आपके साथ बताया था, बात शेयर की थी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपोल एक टर्म होता है। और इलेक्ट्रिक मल्टीपोल असल में मल्टीपोल एक जनरलाइज टर्म है। अगर आपके पास सिंगल चार्ज है तो उसको मोनोपोल कहते हैं, दो चार्ज हैं तो डाईपोल कहते हैं, दो चार्ज हो मतलब दो डाईपोल का कॉम्बिनेशन है तो क्वाड्रुपोल कहते हैं, क्वाड्रुपोल का कॉम्बिनेशन होता है तो उसको ऑक्टोपोल कहते हैं। तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ़ चार्जेस के अरेंजमेंट की बेसिस पर हम इस तरह के नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हैं। तो इन जनरल चाहे मोनोपोल हो, चाहे डाईपोल हो, चाहे क्वाड्रुपोल हो, चाहे ऑक्टोपोल हो, उनको हम मल्टीपोल कहते हैं। ठीक है, तो अब मल्टीपोल, तो अगर मल्टीपोल का ऑर्डर, अब एक ऑर्डर टर्म डिफाइन करेंगे, अगर मल्टीपोल का ऑर्डर 0 है तो उसको मोनोपोल कहा जाएगा, ऑर्डर 1 है तो डाईपोल कहा जाएगा, ऑर्डर 2 है तो क्वाड्रुपोल कहा जाएगा, ऐसे ही ऑर्डर 4 है तो उसको ऑक्टोपोल कहेंगे। लेकिन इसको समझने का तरीका क्या था, आपके पास एक फार्मूला याद रखना चाहिए कि नंबर ऑफ पोल्स बराबर टू द पावर n। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 इस तरह से हो सकती है, इसी n को ऑर्डर ऑफ पोल कहते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पास आता है कि n बराबर 0 मोनोपोल, n बराबर 1 डाईपोल, n बराबर 2 क्वाड्रुपोल। तो ये याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर सीधे इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑर्डर ऑफ मल्टीपोल बताओ, अगर वो मोनोपोल है, डाईपोल है, क्वाड्रुपोल है, इस तरह से। अब हम एक और टर्म यहाँ पर समझते हैं कि अगर आपके पास क्वाड्रुपोल है, लीनियर क्वाड्रुपोल है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा। लीनियर क्वाड्रुपोल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक से प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो ये पूरा क्या बन गया, ये एक डाईपोल बन गया, एक प्लस एक माइनस मिलकर एक डाईपोल बन गया। अब आपके पास एक माइनस और एक प्लस और है, तो ये दो डाईपोल हैं। डाईपोल नंबर 1 यहाँ था प्लस माइनस का, और एक माइनस प्लस का डाईपोल यहाँ था। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि एक प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये जो पूरा अरेंजमेंट बन रहा है इसे कहते हैं लीनियर क्वाड्रुपोल। एक तरह से लीनियर जुड़े हुए हैं ना, जैसे ये प्लस है, ये माइनस है, फिर माइनस है, ये प्लस है, तो एक तो ये बन गया डाईपोल, एक ये डाईपोल, तो दो डाईपोल है यहाँ पर। तो इन दो डाईपोलों को जो पूरा अरेंजमेंट है इसको हम क्वाड्रुपोल कहते हैं। क्वाड्रुपोल का पोटेंशियल कितना होता है, V बराबर क्यू डी क्या होता है, क्यू डी बराबर होता है 2 टाइम क्यू डी स्क्वायर। इसे इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डाईपोल मोमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक क्वांटिटी नहीं होती है। तो आपका पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा क्यू डी टाइम 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 8 टाइम पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब यहाँ पर भी आपके पास ऐसे है, जैसे मान लो आपके पास एक क्वाड्रुपोल है ये। अब इस क्वाड्रुपोल से भी आप इसकी एक्सिस से किसी एंगल थीटा पर आपने कोई पॉइंट पी मान लिया, तो आपके इस फॉर्मूले में जो थीटा है ये वही थीटा है, और उस मिड पॉइंट से आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस है वो आपका रेडियस हो गई। तो यहाँ पर क्या देखा, वी जो होता है वो एक तो क्वाड्रुपोल मोमेंट के प्रोपोर्शनल होता है और साथ ही साथ आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाईपोल में क्या था, V जो था वो आपका P के प्रोपोर्शनल था और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। सिंगल चार्ज में क्या था, V जो था वो Q के प्रोपोर्शनल था और R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो एक पैटर्न हम देख रहे हैं, मोनोपोल के लिए Q बाई R, डाईपोल के लिए P कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्वाड्रुपोल के लिए Q D अपॉन आर क्यूब। तो आप देखो जैसे जैसे पोल के ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं, मोनोपोल, डाईपोल, क्वाड्रुपोल, वैसे वैसे आर की पावर भी एक एक ऑर्डर से बढ़ती जा रही है। इस चीज़ को भी आगे हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास ये है कि क्वाड्रुपोल मूवमेंट 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है। याद रखना क्वाड्रुपोल मूवमेंट 2 टाइम क्यू डी स्क्वायर होता है। अगर पोटेंशियल मालूम है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी लीनियर क्वाड्रुपोल की वजह से आपको कैलकुलेट करनी हो तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 3QD स्क्वायर। ओके, 2QD स्क्वायर क्या होता है, वो होता है क्वाड्रुपोल मोमेंट, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3QD स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर की पावर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड में आर की पावर 4 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कभी भी आप ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि E जो है 1 अपॉन आर क्यूब के होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि क्वाड्रुपोल में V होता है आर क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो लोग E को 1 अपॉन आर क्यूब सोच लेते हैं, याद आ जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इन्हीं सब पे ही सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर आपको फार्मूला ये याद है, ना पूरा फार्मूला सही, कम से कम ये जो फैक्टर है आर की डिपेंडेंसी, चार्ज की डिपेंडेंसी, अगर इतना भी आपको याद है तो आपका काम यहाँ से हो जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पर,
अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये क्वाड्रुपोल है, मैं फिर से बना रहा हूँ, इस तरह क्वाड्रुपोल है आपका, ये आपके पास इस तरह क्वाड्रुपोल, ये माइनस हो गया, ये माइनस जोड़ दिया, ये प्लस हो गया, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो दो डाइपोल यहाँ पर लगे हैं। तो अगर इसके साथ आपने किसी एंगल थीटा पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया, अगर एक्सिस पर हो, इस क्वाड्रुपोल की एक्सिस पे हो, तो थीटा की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर आप इस क्वाड्रुपोल के साथ इक्वेटोरियल लेवल पे हैं तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। आपके चूंकि फॉर्मूले में थीटा दिख रहे हैं, इसीलिए हम थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 0 से लेकर 180 के बीच में एक हो सकती है, और एक वैल्यू 90 हो सकती है। 90 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉस 90 डिग्री होते ही वो 0 हो जाएगा, ये एक खास बात होती है। और बाकी 0 और 180 क्या है, वो तो खैर एक्सिस पे एक दिशा ये है और इससे 180 पीछे जा कर के ये दिशा है। तो थीटा 0, तो जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा 0 होने पर सिर्फ 5 बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3, 3 प्लस 1 4। तो इस तरह से वैल्यू आ रही है आपके पास। तो और 4 का फिर स्क्वायर रूट करोगे तो 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, तो आपके पास ये फार्मूला हो जाएगा 6 QD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन R की पावर 4। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। तो आपके पास इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 3 QD स्क्वायर अपॉन 4 पाई R की पावर 4 है। दोनों को देखो, दोनों में एक चीज़ खास बात देखोगे कि 2 टाइम का अंतर है। तो अगर आपके पास इक्वेटोरियल है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ई एक्सिस। तो ई एक्सिस अपॉन 2 इज इक्वल टू इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है क्वाड्रुपोल में, वो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होती है। इसी को कहीं नोट कर लेना कि इक्वेटोरियल, देखो यहाँ पर ये 3 है, ये 6 होता है, तो 3 6 का हाफ है, यानी इक्वेटोरियल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हाफ होती है एक्सियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की तुलना में। सॉरी, मैं उल्टा बोल रहा हूँ। एक्सिस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हाफ कर दोगे तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर वैल्यू आ जाएगी। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब फिर वही बात आती है, इससे पहले जो मैंने आपसे बच्चों कहा था कि अगर मल्टीपोल की बात आप करते हो तो मल्टीपोल में जो पोटेंशियल होता है वो से मोनोपोल का 1/r, डाईपोल का r स्क्वायर, क्वाड्रुपोल का r क्यूब। तो इससे तो हमें एक चीज़ मिल रही है कि मोनोपोल जो होता है उसके लिए n की वैल्यू 0 होती है, लेकिन v की डिपेंडेंसी 1/r होती है, r की पावर 1 होती है। तो यानी कि एक फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि किसी भी मल्टीपोल का जो पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r की पावर n+1, जहाँ n ऑर्डर है। तो अगर n 0 है तो मोनोपोल होगा, तो 0 + 1 यानी कि 1/r। अगर डाईपोल है तो n की वैल्यू 1 है, तो 1/r n+1 मतलब 1/r 1 + 1 2। n बराबर 2 क्वाड्रुपोल के लिए है तो 1/r 2 + 1 यानी 1/r की पावर क्यूब। इस फार्मूले का यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो इस तरह से हम प्यारों एक फार्मूला निकाल ले जाते हैं पोटेंशियल के लिए। तो नंबर ऑफ पोल चार्जेस कितने होंगे, 2 की पावर n, और उसका पोटेंशियल क्या होगा 1/r की पावर n+1, ये फार्मूला होगा। तो इस तरह से हमने मोनोपोल के बारे में पोटेंशियल की बात की, डाईपोल के बारे में पोटेंशियल की बात की, क्वाड्रुपोल की भी पोटेंशियल की बात कर ली। अब मान लो हमारे पास कोई एक झोला है, ये एक बैग है हमारे पास, जिसके अंदर हमने बहुत सारे चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के बहुत सारे चार्ज भर रखे हैं। कुछ हिसाब नहीं लगाया, इसमें मुट्ठा 2 मुट्ठा जो है हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भर दिए इस झोले के अंदर। अब होगा क्या, उसमें कुछ चार्ज, कुछ प्लस और माइनस चार्ज मिल करके एक डाईपोल बना लेंगे। कुछ प्लस माइनस वाले जो डाईपोल हैं ये आपस में मिल करके कुछ क्वाड्रुपोल बना लेंगे। ऐसे ही कुछ क्वाड्रुपोल मिल करके ऑक्टोपोल बना लेंगे। लेकिन कुछ चार्ज वहाँ ऐसे भी रह जाएंगे जो कि कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ मोनोपोल की तरह से रहेंगे। मतलब आपका ये जो झोला होगा जिसके अंदर आपने ऐसे बहुत सारे चार्ज भर रखे हैं, इन सारे चार्जों के आपस में कॉम्बिनेशन से यहाँ मोनोपोल भी बने होंगे, कुछ डाईपोल बने होंगे, कुछ क्वाड्रुपोल बने होंगे, कुछ ऑक्टोपोल बने होंगे, और कुछ उनके हायर ऑर्डर के कॉम्बिनेशन भी बने होंगे। तो अगर आप इस झोले से पी पॉइंट पर रहते हो और पी पॉइंट पर इस पूरे चार्जों के समूह की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है ये कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपके पास एक फार्मूला निकल के आता है। आप डेरिवेशन के थ्रू एक फार्मूला निकाल सकते हो जिसमें एक टर्म आता है। अब यहाँ k0 कोई कांस्टेंट है और उस टोटल पोटेंशियल के उस फार्मूले में एक टर्म आएगा जिसमें 1/r होगा। हमें मालूम है कि जो मोनोपोल होते हैं, मोनोपोल का जो पोटेंशियल होता है 1/r के प्रोपोर्शन होता है। तो यानी कि जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर
वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोपोल को। आपको एक टर्म वहाँ पे मिलेगा जिसमें 1/r² का टर्म है, जो ऑब्वियस सी बात है डाइपोल का है। ऐसे आपको एक टर्म मिल रहा है r³ है, जो कि क्वाड्रुपोल का है। तो आप देख रहे हो किसी पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल है इन सारे चार्जों की वजह से, पॉइंट P पर जो टोटल पोटेंशियल है उसमें एक मोनोपोल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, डाइपोल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्वाड्रुपोल का भी कॉम्बिनेशन है, और साथ ही साथ ये सब प्लस साइन से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि हमारे पास जो चार्जों का ओवरऑल कलेक्शन है वो पूरे का पूरा कलेक्शन कैसे काम कर रहा है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ सम ऑफ मोनोपोल पोटेंशियल, डाइपोल पोटेंशियल, क्वाड्रुपोल पोटेंशियल। तो कहने का मतलब है कि जब बहुत सारे चार्ज कहीं इकट्ठा होंगे तो सब इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे, उनमें से कुछ मोनोपोल रह जाएंगे, कुछ डाइपोल का इफेक्ट शो करेंगे, कुछ क्वाड्रुपोल का इफेक्ट शो करेंगे, और कुछ और हायर मल्टीपोल का भी इफेक्ट वहाँ पर शो करेंगे, और इस तरह से आपका टोटल पोटेंशियल यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरी के इस पोर्शन में जो हमारे यूनिट नंबर 1 है उसके पोर्शन के थोड़ा आखिर की तरफ हम आ रहे हैं, और अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, उसके ऊपर क्या व्यवहार होगा। जब देखो, मान लो आपके पास ऐसे पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये आपके एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। आपने इसके बीच में एक डाइपोल रख दिया जिसका एक सिरा प्लस इधर है, एक सिरा माइनस इधर है। तो क्या होगा, ये सारे प्लस इसको अट्रैक्ट करेंगे, सारे माइनस इसको अट्रैक्ट करेंगे, और तब तक अट्रैक्ट करेंगे जब तक कि ये घूम के बिल्कुल सीधा ना हो जाए। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ना हो जाए कि प्लस जितना पास आ सके उसका पास चला जाए, माइनस जितना पास आ जाए उतना पास पहुंच जाए। तो थीटा डिग्री से रोटेट होगा, और ये रोटेशन कब तक चलेगा? जब तक आपका डाइपोल जो है, जैसे मान लो पहले प्लस चार्ज थे, इधर इधर माइनस चार्ज थे, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ थी। आपकी जो वैल्यू है ई है, ये प्लस है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे हो जाएगा इस तरह से कि उसका जो डाइपोल मोमेंट है पी और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दिशा में आ जाए। तो इसी लॉजिक को फॉलो करने की वजह से ही डाइपोल में हमेशा डाइपोल मोमेंट जो होता है वो माइनस से प्लस की तरफ मानते हैं, क्योंकि यहाँ हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर पहले से मौजूद, जैसे यहाँ देखो ये पहले से मौजूद पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये पहले से मौजूद नेगेटिव चार्जेस हैं। आपने इसमें क्या किया, आपने इसके अंदर एक डाइपोल रखा जिसका प्लस क्यू सिरा है, माइनस क्यू सिरा, और थीटा डिग्री पे है। अब इसका डाइपोल मोमेंट कैसे होगा? माइनस से प्लस, पी इस तरफ होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? इस तरफ है। तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट पर कुछ ऐसे फोर्स लगेंगे, कपल लगेंगे, दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे कि आपका डाइपोल घूमेगा, और कब तक घूमेगा? जब तक कि उसका डाइपोल मोमेंट पी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस से माइनस की तरफ है उसके बराबर ना हो जाए। तो इस ओरिजिनेशन को, इस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आपका डाइपोल मोमेंट हो जाए, इस कॉम्बिनेशन को पाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की दिशा माइनस से प्लस की तरफ मानते हैं, या कह लो एक इसको मानने से हमको ये एडवांटेज मिलता है। देखो हिस्टोरिकली जब जिस तरह से किताबें हम लोग पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट असल में उस तरह से डिस्कवर नहीं होते। मतलब जैसे आपने पढ़ा कि आपके पास बुक है, तो बुक के आखिरी में आपने मोनोपोल, डाइपोल, मल्टीपोल पढ़ा, फिर आपने डाइपोल की एनर्जी के बारे में पढ़ा, डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। तो असल में जब ये पिछले 200-250 सालों में जब इसकी डिस्कवरीज हो रही होंगी, तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा कि पहले लोगों ने मल्टीपोल फार्मूला खोजा और फिर डाइपोल के बारे में बात करनी शुरू की। कई बार ये चीज़ें सब साइमल्टेनियसली चलती है। इंग्लैंड में कोई आदमी मल्टीपोल पे काम कर रहा है, डच कोई फिजिसिस्ट है वो डाइपोल के मोशन पे काम कर रहा है, कोई मल्टीपोल के ऑर्डर का फार्मूला लिख रहा है, और फिर आपस में कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, रिसर्च पेपर के थ्रू एक दूसरे को शेयर करते हैं। हाँ, टेक्स्ट बुक जब हम लिखते हैं, या टेक्स्ट बुक कोई ऑथर जब लिखता है, तो वो अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी टीचिंग आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर टॉपिक को अरेंज करता है। कई बार हम सीबीएसई या आईसीएसई या यूनिवर्सिटी का सिलेबस फॉलो कर रहे होते हैं, तो सिलेबस बनाने वाले लोगों के हिसाब से हम अपनी बुक के अंदर चैप्टर को अलाइन कर देते हैं, ताकि कोई किताब हमारी खरीदे तो उसको लगे कि उस किताब उसके सिलेबस से बिल्कुल मैच कर रही है। तो जब किताबों में लिखा जाता है ये सारे टॉपिक, तो उसके पीछे कई सारे हित होते हैं लोगों के, कई सारे मोटिव्स होते हैं जिसको वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो आपको ये समझना है कि डाइपोल का जब
डाइपोल मोमेंट की बात आती है तो डाइपोल मोमेंट को हम इस लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि क्यों डाइपोल मोमेंट को हम नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मानते हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ होता है। क्योंकि ऐसा मान करके आप एक बात बता जाते हो आगे कि हमारा डाइपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में अलाइन करता है, और वो अलाइनमेंट इस तरह से होता है कि उसका जो डाइपोल मोमेंट है P वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अलॉन्ग हो जाए, उसके पैरेलल हो जाए। और जब तक नहीं होगा तब तक वो कोशिश करता रहेगा, उस पर फोर्स काम करता रहेगा। एक बार दोनों पैरेलल होंगे तो ये सारा मोशन रुक जाएगा, बस वहीं पे स्थिर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप यहाँ पे देखते हो कि जैसे ऐसा होता है तो ये प्लस चार्ज है, इसको इधर से अट्रैक्शन मिल रहा है, माइनस चार्ज इसको अलग इधर से अट्रैक्शन मिल रहा है। जब दोनों सिराएं एक तरफ खींचते हैं अपोजिट दिशा में तो आपका डाइपोल जो होता है वो धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करता है। क्यों रोटेट करना शुरू करता है? क्योंकि आपके पास ये फोर्स है F। अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जो दूसरा फोर्स है उसके लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहा है 90 डिग्री पर। तो एक फोर्स F है और दूसरा फोर्स भी F1 है दोनों। तो दोनों तब तक एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहेंगे जब तक कि एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे के बराबर ना आ जाएं, एक दूसरे के अपोजिट ना आ जाएं। जैसे एक फोर्स ऐसे है, दूसरा फोर्स उससे थोड़ा नीचे ऐसे काम कर रहा है, डाइपोल थोड़ा घूम जाएगा। जब डाइपोल थोड़ा घूम जाएगा तो ये फोर्स और इस फोर्स के बीच की दूरी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। डाइपोल और घूम जाएगा तो आपका जो पहला फोर्स था वो और दूसरा फोर्स जो है उसके बीच की दूरी और कम हो जाएगी। एक समय जब डाइपोल बिल्कुल सीधा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट E के पैरेलल हो जाएगा, उस समय एक फोर्स और दूसरे फोर्स को एक दूसरे से बिल्कुल बैलेंस करता हुआ हम देखेंगे, और फिर हमारा डाइपोल घूमने के लिए कुछ भी उसके पास नहीं रहेगा। तो डाइपोल जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो एक टॉर्क महसूस करता है, और वो जो टॉर्क होता है वो इस फार्मूले से दिया जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तीनों वेक्टर क्वांटिटी आपस में क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू जुड़ते हैं। हमें मालूम है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आप लेते हो तो आप वहाँ पर साइन थीटा टर्म का यूज करते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस टॉर्क का कौन सा किसके ऊपर काम कर रहा है, टॉर्क क्या करता है? टॉर्क जो होता है वो ऐसा इफेक्ट होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाता है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो रेड डॉट है, मान लो ये एक्सिस है इसकी, इस एक्सिस के अबाउट आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट कर रहा है, उस पर एक टॉर्क काम कर रहा है। इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो PE साइन थीटा के बराबर होता है। तो टाउ बराबर, अब P बराबर होता है Q इंटू D, तो टाउ बराबर Q इंटू D इंटू E साइन थीटा, ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता है। सो द टॉर्क ट्राई टू अलाइन डाइपोल मोमेंट। टॉर्क का काम क्या है? वो डाइपोल मोमेंट को अलाइन करता है अलॉन्ग द एक्सटर्नल फील्ड, बाहर वाली जो फील्ड लगी है उसके अलॉन्ग इसको अलाइन करने का प्रयास करता है। अब जब ये प्रयास हो रहा होगा प्यारो तो हम कुछ वर्क डन भी मानेंगे। भाई वर्क जहाँ फोर्स काम कर रहा है और रोटेशन हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर रोटेशनल ही सही वर्क डन तो हो रहा है। जैसे क्या होता है, आपके पास एक समतल सतह है, वहाँ एक बॉक्स रखा है, बॉक्स को आपने फोर्स लगाया और बॉक्स मान लो dx डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, तो वर्क डन कितना होगा? आपके द्वारा लगाया गया फोर्स टाइम dx, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला। लेकिन अब की बार क्या हुआ, हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इस तरह से हमने उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो हमारा डाइपोल रोटेट कर गया, एक इधर रोटेट कर गया, एक पोल इधर रोटेट कर गया। तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट नहीं है बल्कि कुछ एंगल है, और मान लो एंगल d थीटा है। तो कितना वर्क डन हुआ वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर, नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड इज dw बराबर PE साइन थीटा d थीटा। भाई आपके पास टाउ है, आपके पास d थीटा है, तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। अब फोर्स की जगह पे टाउ है तो टाउ PE साइन थीटा है, और आपने d थीटा तो डिस्प्लेसमेंट किया है। फॉर्मूला वही है, जैसे ये आपने लिखा ना, टाउ बराबर PE साइन थीटा, तो टाउ इंटू d थीटा बराबर वर्क डन इन रोटेटिंग के केस में। तो अब आपके पास PE साइन थीटा d थीटा हो गया। तो अगर आप डाइपोल मान लो θ1 से θ2 तक बदला है, भाई ऐसे था डाइपोल आपका और रोटेट कर गया तो ऐसे हो गया। तो कितना एंगल था, पहले θ1 रोटेट किया और फिर पहले मान लो वो एंगल θ1 पे था, अब रोटेट करके θ2 हो गया, तो θ1 से θ2 तक रोटेट किया। तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, PE साइन थीटा को आपने θ1 से θ2 तक इंटीग्रेट कर दिया। साइन थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कॉस थीटा आएगा, θ2 बाई θ1 होगा, तो माइनस को आगे कर दो, PE
cos theta 2 minus cos theta 1. This work done is stored in the form of potential energy of dipole. जैसा तीर धनुष केस में देखा, जैसा स्प्रिंग केस में देखा, हम जो वर्क डन करते हैं वो वर्क डन हमारे सिस्टम के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आपने जो भी इस रोटेशन को होने में जो भी वर्क डन हुआ है उसको आप स्टोर होता हुआ पाओगे डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब देखो, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट का चुनाव करते हैं। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ बता रहे हो, जरा समझो। आपने एक बिल्डिंग रखी, इस बिल्डिंग की छत पे मान लो कुछ हाइट है, h हाइट पर एक बॉल रखी है। अब आपसे कहा जाएगा बताओ इस बॉल की जो हाइट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। आप कहोगे भाई mgh है, उसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। फिर मेरा सवाल है, बॉल तो किसी बिल्डिंग की छत पे रखी है, तो आप h कहाँ नापोगे? केवल उस बिल्डिंग के ऊपर रखे हुए उस डिब्बे की हाइट को ही h मान लोगे, या बिल्डिंग के साथ ले करके ज़मीन से इसको भी लेके h मान लोगे, यानी बिल्डिंग की हाइट प्लस इस बॉक्स की हाइट। तो कोई कहेगा फिर बिल्डिंग बॉक्स को पृथ्वी के सेंटर से मानो, पृथ्वी की त्रिज्या r अर्थ प्लस h प्लस इसकी हाइट मानो। अब जब इस तरह के सवाल आने शुरू हो जाएंगे तो आपको हमेशा ये समझना पड़ेगा कि आप हाइट को ले कहाँ से रहे हो। आप बिल्डिंग की ज़मीन से लेकर के बिल्डिंग के ऊपर रखे हुए बॉक्स तक की हाइट को, इसको पूरे को h ले रहे हो, या केवल बिल्डिंग के ऊपर गए, यहाँ पर जो बॉक्स है उस बॉक्स की ही ऊंचाई को h ले लिया। तो मेरा जवाब यहाँ पर ये आएगा कि आप अपना कोई रेफरेंस पॉइंट चुन लो। तो अगर आपने बिल्डिंग की हाइट से रेफरेंस पॉइंट चुन रहे हो तो पूरी प्रॉब्लम वही चुने रहो। अदरवाइज आप बिल्डिंग की छत पर जो बॉक्स रखा है, बॉक्स के एक सिरे पर फीते का 0 रखो, दूसरे सिरे पे फीते रखो। अगर वो 3 फीट आ रहा है तो आप कहोगे कि भाई हमारा बॉक्स 3 फीट का है, और उसी को mgh के कैलकुलेशन में आप यूज करो। ये तो आपको रेफरेंस पॉइंट हमेशा चुनना होगा। अब रेफरेंस पॉइंट पृथ्वी का केंद्र भी हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट पृथ्वी की सतह भी हो सकती है, रेफरेंस पॉइंट बिल्डिंग का टॉप भी हो सकता है। तो इस तरह से आपके पास रेफरेंस पॉइंट हो सकते हैं। अब हमें चूंकि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि रोटेट कर रहा है और उसमें उसको वर्क डन हुआ है और रोटेशन थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहा है, और वो जो रोटेशन के समय जो वर्क डन हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो अब हम इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या माने? तो एक सिंप्लिसिटी के लिए हम ये मानते हैं कि शुरू में मान लें कि cos थीटा 1 की वैल्यू 0 है। मतलब हम ये कहने वाले हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, या सॉरी cos थीटा 1 की वैल्यू 0 है, यानी कि थीटा 1 जो है वो 90 डिग्री पे। यानी कि आप ये मान रहे हो कि अगर आपके पास इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ है। खड़ा होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका एंगल 90 डिग्री है। अब क्या होगा, ये इधर रोटेट करेगा, ये इधर रोटेट करेगा, और फिर जो है तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक कि माइनस इधर ना आ जाए, प्लस इधर ना आ जाए। तो फॉर रेफरेंस हम cos थीटा 1 में थीटा 1 को 90 डिग्री लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर खड़ा है, स्थित है वो इस तरह का, और फिर वो 90 डिग्री से घूम करके किसी एंगल थीटा 2 पे पहुंच गया, जिसको हम cos थीटा कह रहे हैं। क्योंकि अब थीटा 1 अगर 90 डिग्री है तो वो तो 0 हो गया, तो अब सिर्फ थीटा 2 कहना, क्योंकि थीटा 1 0 हो चुका है तो सिर्फ थीटा 2 कहना सही नहीं होगा। तो अगर 1 होता तो 2 कहने का समझ में आता कि हाँ 1 वो है 2 ये है, लेकिन जब 1 ही खत्म हो चुका है, थीटा 1 की बात खत्म हो चुकी है, तो फिर थीटा 2 कहो, थीटा 3 कहो, थीटा 10 कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको सिर्फ थीटा कहेंगे। तो आपके पास जो फार्मूला है उसमें क्या हो जाएगा, cos थीटा 2 की वैल्यू हो जाएगी cos थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो आपके पास W बराबर हो जाएगा, जो कि पोटेंशियल एनर्जी है वहाँ पर मौजूद, W बराबर माइनस PE cos थीटा। तो यहाँ पर आप माइनस साइन को अपने रेफरेंस पॉइंट के चुनाव के हिसाब से यहाँ पर देख रहे हो। अब cos थीटा की हटाओगे तो आपको मालूम है कि A.B जो होता है वो होता है AB cos थीटा। तो ठीक है, PE cos थीटा है तो आप वेक्टर P लिख लो, वेक्टर V लिख लो, E लिख लो, और उसके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला आपके पास मिल जाएगा। ये जो पूरा कैलकुलेशन था वो तब था कि आपकी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब हम लोगों ने क्या कहा था कि मान लो इलेक्ट्रिक लाइनें जो हैं वो लगातार एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके बीच का गैप भी बराबर ही है। इस तरह का अगर है तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन अगर ये लाइनें इस तरह से हैं, यूनिफॉर्म नहीं हैं, दूर दूर पास पास हैं, या इस तरह से डाइवर्ज हैं,
तो ऐसी स्थिति में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म वाला केस होता है, U बराबर माइनस पी रहेगा, तो मतलब एक्सप्रेशन एनर्जी का वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स की बात हम कहेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपसे फोर्स पूछा जाता है, तो जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के डाइपोल मोमेंट और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है उसके इस फार्मूले के हिसाब से होता है। थोड़ा सा अटपटा सा फार्मूला है, वेक्टर P डॉट डेल ई इस तरह से है। जो P और डॉट डेल ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका स्केलर बन जाएगा। उसको किसी वेक्टर E से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी आपका वेक्टर ही रहेगा, और वो वेक्टर कौन सा है? F। तो आप यहाँ पर F के ऊपर एरो लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन की तरफ आएंगे जिसमें कि हमें बात करनी होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो आई विल प्रेफर टू डिस्कस दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक कि आप चीज़ें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही क्रिटिकली सोच के आपको ये चीज़ें समझनी है, आत्मसात करनी है, और अपने पेन पेपर के साथ जरूर बैठिएगा ताकि आप चीज़ों को प्रॉपरली नोट भी करें और उनको समझते भी चलें। चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।